हम जॉर्ज को मार देंगे या खुद मर जाएंगे, माजिद ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फेरोज बोला, हम तीनों कल रात इस अहद के साथ यहाँ से निकलेंगे कि जॉर्ज गोरे को मार कर वापस आएंगे या कभी वापस नहीं आएंगे। इसने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम इस काम में हमारे साथ शरीक होना चाहत हो? बेबसी का मंजर एक बार फिर निगाहों में चमका। बड़ी आन बान वाली सुल्ताना लाचारी की तस्वीर थी। वो मुझे जॉर्ज के बेडरूम से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर रही थी। राइफल पर मेरी गिरफ्त मजबूत तर हो गई। सीने में आग की द्योकामल लहर फिर हरकत में आने लगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन इस सिक्योरिटी का क्या करोगे जिसने जॉर्ज के घर को घेरा हुआ है? अब तो ये सिक्योरिटी और भी सख्त होगी। मारूज भाई, जब जान हथेली पर रख ली जावे तो फिर कोई रुकावट भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोक सकती। अब तुम खुद को ही देखो, जब तुमने जान हथेली पर रख ली तो तुम जॉर्ज के कुत्तों और इसके रखवालों को लहू लुहान करके इसके घर से निकल आए या नहीं? फेरोज ने कहा, क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मैंने पूछा। हाँ, मंसूबा भी है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो बात यहाँ हम चारों के दरमियान होगी इसका पता अनवर भाई और चौहान साहब वगैरह समेत किसी को नहीं चलेगा। फेरोज ने कहा। मैं खामोश रहा। इसहाक बोला, ऐसी बात नहीं कि हम अनवर भाई और चौहान साहब वगैरह से अलहदा सोचत हैं। सोच एक ही है, और वो ये कि इस राजवाड़े में से जॉर्ज गोरा जैसे कुत्तों का खात्मा कर देना है। वो ये काम और ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन हम और ढंग से करेंगे। और ये हरामी जॉर्ज गोरे वाला काम तो बस चंद पहरों के अंदर ही होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे। लेकिन एक बात सोचने की है, मैंने कहा। चौहान और अनवर खान वगैरह का ख्याल है कि इस बार सुल्ताना को और हम सब को नल पानी में पनाह मिल जाएगी। सबको पता है कि जॉर्ज और इसकी पुश्तपनाह हुक्म जी ने जुल्म किया है, लेकिन अगर हमारी तरफ से भी कोई कार्रवाई हो गई तो फिर कुछ लोग इसे भी जुल्म करार देंगे। यूं ये पनाह वाला मामला खतरे में पड़ जाएगा। इसहाक ने कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर जॉर्ज की मौत एक ऐसा वाक़या होगा जिस पर शायद हुक्म जी और इसके करीबी साथियों के सिवा हर कोई खुश होगा। जॉर्ज जो कुछ करता है इससे सिर्फ मुसलमान ही मुतासिर नहीं, हर कोई मुतासिर है। और हम तो समझते हैं कि जॉर्ज मारा गया तो हुक्म जी और इसके हवारियों की कमर भी टूट कर रह जाएगी। एकदम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर एकदम सब बुरा भी हो सकता है, मैंने कहा। फेरोज ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और गुलूगीर लहजे में बोला, अब इससे बुरा और क्या होगा? हम जीते जी दफन हो रहे हैं, अब और बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम भी मुजरिम होंगे। नहीं, अब नहीं। इसका जोश इसके लहजे से आया था। मैंने कहा, मुझे यहाँ के हालात के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लिहाजा अगर तुम लोग ये समझते हो कि जॉर्ज को मारने के लिए ये ठीक मौका है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे, इसहाक ने पुरजोश लहजे में कहा। फिर वो उठा और फेरोज को आंखों में कुछ समझाकर एक तरफ ओझल हो गया। हम वहाँ लालटेन की मदम रोशनी में बैठे रह गए। रात खामोश और भेदों भरी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ज़मीन के नीचे कम से कम 100 फीट की गहराई में मौजूद थे। सुरंगों का एक शाख दर शाख सिलसिला था। मेरे कयाफे के मुताबिक इसकी तवालिद 1.5-2 मील के करीब तो होगी। हुक्म जी और जॉर्ज गोरा के कम से कम 45 बागी इस वक्त इस ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में मौजूद थे और एक खौंज का मंसूबे के ताने बाने बुन रहे थे। मैंने फेरोज से पूछा, इसहाक कहाँ गया है? वो सरगोशी में बोला, इसहाक के ज़िम्मे असले का इंतज़ाम है, वो इसी काम के लिए गया है। राइफलें तो तुम सबके पास मौजूद हैं और मेरे पास भी, मैंने कहा, लेकिन हमें कुछ और की ज़रूरत पड़ेगी। वो मायने खेज़ अंदाज में बोला, ये इसहाक जुर्गा का रिहायशी है? मैंने पूछा। हाँ, इसकी सगी बहन भी जॉर्ज गोरा का शिकार हुई है। कोई 4 महीने पहले वो बीमार होकर मर गई थी, लेकिन जानने वाले जानत हैं कि वो मरी नहीं थी, इसने खुद को मारा था। कोई जहरीली चीज़ खा ली थी इस बदनसीब ने। क्या हुआ था इसके साथ? इसका मामला सुल्ताना से मुख्तलिफ था। दरअसल जॉर्ज जैसे शिकारियों के पास हज़ारों तरह के जाल होते हैं, जिस रंग की ज़मीन हो वो इसी तरह का जाल बिछावत है। वो लड़की बड़ी प्यारी थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह और बहुत हंसमुख। रोबीना नाम था इसका। इसकी शादी अपने मामूजात से हुई थी। ये लड़का बेरोजगार था, फिर हीरोइन और गांजा वगैरह भी पीने लगा। इसी दौरान में कच्ची आबादी में कहीं जॉर्ज की निगाह रुबीना पर पड़ गई। इसने इसे अपनी शिकार के तौर पर मुंतखब कर लिया। इसने रुबीना के शोहर बासित को अपने पास मुलाजमत दी और इसके साथ ही दावा किया कि वो इसकी हीरोइन छुड़ाकर इसे एक करामत शख्स बना देगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो इसके उलट था। इसने बासित की हीरोइन तो छुड़ा दी, लेकिन शराब की पक्की पक्की लत लगा दी। नतीजा ये हुआ कि वो लड़का जॉर्ज की मेहरबानी का गुलाम होकर रह गया। इसे कीमती शराब दरकार थी और अयाशी का दीगर सामान भी। ये चीज़ें इसे सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज की जी हजूरी से ही मिल सकत थी। जॉर्ज ने बासित को रहने के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया था। इसके बाद बासित के साथ साथ रुबीना भी जॉर्ज की 4 दीवारी में आ गई।
इसे चार दीवारी की बजाय शिकारगाह कहना ज़्यादा मुनासिब है। फिर एक दिन ऐसा आया कि बासित ने खुद नौ ब्याहता बीवी को मजबूर किया कि वो जॉर्ज गोरे की ख्वाहिश के सामने अपना सर झुकाए। वो बेआसरा लड़की थी, एक भाई के सिवा इसका आगे पीछे कोई नहीं था और भाई भी मजदूरी के लिए जुर्गान से बहुत दूर था। वो क्या करती, इसने हिचकिचाहट दिखाई तो शोहर ने इसे मारा पीटा। फिर वो बेचारी इस गलाजत में गिर गई जिसमें इसका शोहर इसे गिराना चाहता था, मगर इसका दिल इसके साथ नहीं था। वो रोज़ रोज़ खुद को जॉर्ज के बिस्तर पर ताराज होते नहीं देख सकती थी। एक रात इसने कुछ खा लिया, इसका दम उलट गया, इसके गले में एक फंदा सा लग गया। वो 3 रोज़ तक इस तरह सांस लेती रही कि इसके सांस की आवाज़ पूरे घर में गूंजत थी। इसके होंठ नीले पड़ गए और वो बार बार बेहोश होवत थी। आखिर वो मर गई। इसकी उम्र सिर्फ 18-20 साल थी। ये इसके हंसने खेलने के दिन थे, सखियों के साथ मिलकर गीत गाने, मेलों ठेलों में जाने और त्यौहार मनाने का वक़्त था। और वो बीमारी का बहाना करके मनो मिट्टी नीचे जास हुई। इसे किस जुर्म में मौत की सज़ा मिली? इसका क्या दोष था? शायद सिर्फ यही दोष था कि बेसहारा औरत थी और एक चालबाज हवसकार की निगाह में आ गई थी। इसके मरने के बाद इसकी एक राजदार सहेली से मालूम हुआ कि रुबीना ने अपने हाथों अपनी जान ली है। फिर इस हकीम ने भी इस बात की तस्दीक की जिसने रुबीना का इलाज किया था। बाद में इस हकीम की भी जॉर्ज के हाथों बहुत शामत आई। इसे जान के लाले पड़ गए और इसे जुर्गान छोड़ना पड़ा। जोर आबर के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होवत है। जो चंद एक आवाज़ें उठी भी वो जल्द ही दम तोड़ गई। इसी दौरान में इसहाक वापस आ गया और इसके आने से फेरोज़ खामोश हो गया। इसहाक के पास तरपाल का बना हुआ एक स्याह थैला था। जैसा कि बाद में पता चला, इस थैले में राइफलों का एमुनेशन, ऑन हैंड ग्रेनेड वगैरह थे। इसहाक, माजिद और फेरोज़ ने एक बार फिर सरगोशियों में बातचीत शुरू कर दी। इस बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि कल का दिन जॉर्ज गोरे पर एक कारगर हमला करने के लिए बहुत मौजू है। जॉर्ज गोरा हफ्ते के दिन शाम के वक्त सूरज ढलने से कुछ पहले अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलता है और जुर्गा की पुरानी आबादी में पुराने पगोडा के सामने लोगों में खुराक तकसीम करता है। बज़ाहिर जॉर्ज और खैरात दो मुतज़ाद चीज़ों की तरह नज़र आते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि जॉर्ज और हुक्म जी जैसे दुनिया परस्त लोग अक्सर अवामुन्नास को धोखा देने के लिए ऐसे ढोंग रचाते हैं। शायद वो अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी के खाते में अपने गुनाहों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चंगेज़, हलाकू और हिटलर जैसे अनगिनत जाबल लोगों की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं इस किस्म की ड्रामाबाजी मौजूद रही। गालिबन ये भी ऐसे ही मुनाफिक रवैये का अक्स था। जॉर्ज जैसा जालिम शख्स हर हफ्ते एक ख़ास दिन में गुरबा की बस्ती में पहुंचता था और इनके दुखों में शरीक होने की नुमाइश करता था। वो जिस रास्ते से गुजर कर जाता था वहीं पर एक ख़ास जगह ऐसी थी जहां इसके मुख्तसर काफ़िले पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। इसहाक, माजिद और फेरोज़ वगैरह इस हमले के बारे में सारी तफसीलात पहले ही बता चुके थे। अभी शाम हुई नहीं थी, मगर घने दरख्तों की वजह से नीम तारीकी फैली हुई थी। यूँ लगता था कि शाम होते ही ये जगह घट्टा टोप तारीकी में डूब जाएगी। हम अपनी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह से कल रात को ही निकल आए थे। हमने सारी रात और तकरीबन सारा दिन सफ़र किया। इस सफ़र के लिए फेरोज़ और इसहाक वगैरह ने घने जंगल में शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल किए थे। यूँ वो अंदाज़न 10-15 मील का सफ़र कम करने में कामयाब रहे थे और अब हम इस ख़ास मुकाम पर पहुँच चुके थे जहाँ हमें घात लगाना थी। यहाँ इसहाक वगैरह को दरख्तों में एक टूटी फूटी घोड़ा गाड़ी भी मिल गई। ये 4 पहियों वाली गाड़ी थी। इसके अगले बांस टूट चुके थे, एक पहिया भी अलहदा पड़ा था। इसहाक, माजिद और फेरोज़ ने मशवरा किया और इस गाड़ी को हमले में इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। इसहाक और फेरोज़ तेज़ी से गाड़ी का पहिया जोड़ने में मसरूफ़ हो गए। इस गाड़ी का क्या करोगे? मैंने फेरोज़ से पूछा। इसको रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फेरोज़ ने जवाब दिया और मुझे लेकर इन घने दरख्तों में आ गया जहाँ से रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। ये एक कच्चा लेकिन बिल्कुल हमवार रास्ता था। दोनों तरफ घने दरख्त थे। जुर्गां की नई आबादी बाएं तरफ थी और बुलंद दरख्तों के अंदर से कहीं कहीं इसके आसार नजर आते थे। इमारतों के सुनहरी और सफ़ेद कलिस और मंदिरों की चोटियां डूबते सूरज की रोशनी में झलक दिखा रही थीं। रास्ते तक एक छोटी सी ढलान जाती थी। फेरोज़ ने ढलान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब जॉर्ज का काफिला करीब आवेगा तो हम इस 4 पहियों वाली गाड़ी को ढलान की तरह धकेल देंगे। वो गाड़ी दूसरे किनारे के दरख्तों से टकराएगी और रास्ते के ऐन ऊपर रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद क्या होगा? मैंने पूछा। हम 2 तरफ से जॉर्ज की गाड़ी पर हमला करेंगे, छलनी कर देंगे हरामजादे को और इसके साथियों को। इसकी गाड़ी की पहचान क्या है? सफ़ेद घोड़ों वाली लाल गाड़ी। वो 4 गाड़ियों के काफिले में सबसे अलग नजर आवेगी। इसके आगे मुसल्ले गार्ड्स की गाड़ी होगी। इसके पीछे वाली गाड़ी में 2-4 मसाहिब बैठे होंगे। हो सकता है कि वो खबीस मोहन कुमार भी मौजूद हो। आखिरी गाड़ी में भी गार्ड्स का दस्ता होगा। इन लोगों के पास G3 गन मौजूद होती है।
इस आखिरी गाड़ी के अकब में 2 घुड़सवार होंगे, इनके पास भी असलहा होगा। ताहम ये असलहा सिर्फ नुमाइशी होता है, यानी तलवार, आराइशी राइफल और खंजर वगैरह। मुझे मौका दिखाने के बाद फ़ैरोज़ वापस घने दरख्तों के तारीक झुंड में ले आया। वहाँ माजिद और इसहाक भी बिल्कुल तैयार थे। इनकी आंखों में बला की चमक थी, रग पट्टे तने हुए थे। हम चारों ने अपनी पूरी प्लानिंग पर एक बार फिर गौर किया। ये तय हुआ कि पकड़े जाने के बजाय हम लड़ते हुए जान देना बेहतर समझेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स की गिरफ्तारी यकीनी हो जाए तो वो खुद अपनी जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा। ये बेहद जज्बाती सूरत हाल थी, और जो बातें हम एक दूसरे से कह रहे थे, इन्हें कहने के लिए लोहे का जिगर और फौलाद का दिल दरकार था। मैं हैरान हो रहा था कि मैं इस जाबाज टोली का हिस्सा हूँ और आज अपनी जान मुहावरतन यानी हकीकतन हथेली पर रखी हुई है। हाँ, आज मैं कुछ भी कर सकता था। अगर मैं ये कहूँ तो झूठ होगा कि मेरे दिल में ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जिस तरह की ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी मैं गुजार रहा था, इससे मौत बेहतर नज़र आती थी। मैंने दिल ही दिल में इमरान को याद किया और कहा, देखो इमरान, मैंने अब तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहने और मरने का ढंग सीख लिया है। मैं अब वही बनता जा रहा हूँ जो तुम चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती। तुम क्या जानो, इन गुज़रे माहो साल में मैंने किस तरह तुम्हें याद किया है। तुम मेरी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन गए थे मेरे यार। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं सकता। और आज इस घने जंगल की इस धुआं शाम में, जब मैं ज़िंदगी और मौत के दुराहे पर खड़ा हूँ और आने वाले लम्हों में मेरे कदम किसी भी सिमत में उठ सकते हैं, मैं एक बार फिर तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद करता हूँ। दिल पुकार कर कह रहा है, काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते, मेरा कंधा तुम्हारे कंधे से मिला होता। हम इस धुआं शाम में एक साथ ललकार बुलंद करते और अपने दुश्मन पर जा पड़ते। मेरी आंखों में आतिशी नमी थी। मैं हर दिल अजीज़ इमरान को याद कर रहा था कि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मैं फ़रा और आतिफ़ को याद कर रहा था कि इनके साथ मेरा बचपन गुजरा था, और मैं सरवत को याद कर रहा था कि वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अपने मुल्क से, अपने शहर से हज़ारों मील दूर इस दूर दराज खित्ते में, इस धुआं शाम में मैं ज़िंदगी और मौत की बाजी लगाने जा रहा था। हालात की सितम ज़रीफ़ियों ने मेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। हम चारों ने हाथों पर हाथ रखकर एक बार फिर मरो या मार दो वाले अहद को दोहराया और अपने अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। सबसे पहले हमने अपने चेहरे साफ़ा कपड़ों में छुपाए, फिर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। फ़ैरोज़ और मैं रास्ते के दाएं किनारे पर थे, जबकि माजिद और इसहाक बाएं किनारे पर। जॉर्ज की आमद के आसार देखकर फ़ैरोज़ ने 4 पहियों वाली गाड़ी को ढलान पर धकेलना था और इसके साथ ही खेल शुरू हो जाना था। जूं वक्त करीब आ रहा था, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार जॉर्ज का मकरूर चेहरा निगाहों के सामने लहरा रहा था, ताकि मेरे अंदर ग़ैज़ो ग़ज़ब की वो बुलंद लहर रवां दवा रहे जिसने चंद दिन पहले मेरे सीने में जन्म लिया था। और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ, इस लहर को रवां दवा रखने के लिए मुझे कोई ख़ास कोशिश करना नहीं पड़ी थी। ये लहर एक अजीब सी जहरनाक तलख़ी के साथ घुल मिल कर मेरे लहू में शामिल हो चुकी थी और मेरी शरियानों में मुस्तकिल बसेरा कर चुकी थी। शाम के साए तवील होते जा रहे थे, दरख्तों पर परिंदों की चहकारी थी। पिछले 1 घंटे में इस रास्ते पर से चंद घोड़ा गाड़ियाँ, चंद घुड़सवारों और एक अदद स्याह जीप के सिवा कोई सवारी नहीं गुजरी थी। हमारी निगाहें मगरिब की तरफ लगी हुई थी, जहाँ किसी भी वक्त गर्दो गुबार उठ सकता था। ये गर्दो गुबार जॉर्ज के काफिले की आमद का ऐलान होता। शाम गहरी होती गई, लेकिन काफिले के आसार नजर नहीं आए। फ़ैरोज़ के लिए ये ताख़ीर बड़ी ताज्जुब खेज़ थी। फ़ैरोज़ को और इसके दोनों साथियों को मालूम था कि जॉर्ज के मामूल में कभी फ़र्क नहीं आता। पिछले 2-3 बरसों में शायद ही एक आध बार ऐसा हुआ कि वो मुकर्ररा वक्त पर पुराने पगोडा पर न पहुंचा हो। जब शाम का मुलगजा तारीकी में बदल गया तो फ़ैरोज़ और इसके साथियों को अंदाज़ा होने लगा कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। फ़ैरोज़ मायूसी के आलम में बिड़बिड़ाया, इतनी देर तो पहले कभी नहीं हुई। इसी दौरान में इसहाक भी रास्ता पाकर हमारी तरफ आ गया था। वो भी मायूस था। इसने फ़ैरोज़ से मुखातिब होकर कहा, गौर से सुनो, ढोल की आवाज़ रही है। फ़ैरोज़ ने भी हमातन मुतवज्जा होकर सुना। चंद लम्हे बाद हवा के दोष पर तैरती हुई मदम आवाज़ हमारी समातों तक पहुंची। ये ढोल नहीं था, गालबन कोई बहुत बड़ा नकारा था। इसे ख़ास रिदम से बजाया जा रहा था। इस आवाज़ को सुनने के बाद फ़ैरोज़ और इसके दोनों साथी बेदम से होकर ज़मीन पर बैठ गए। मैंने इनकी तकलीद की। क्या हुआ? मैंने फ़ैरोज़ से पूछा। वो हरामी किसी दूसरे रास्ते से होकर पगोडा पहुँच गया है। ये ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इसकी पगोडा में आमद का ऐलान है। नकारे के दूर अफ्तादा थरथराहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अंदाज़न ये कोई 2-2.5 मील के फासले से आ रही थी। फ़ैरोज़ और माजिद आपस में झगड़ना शुरू हो गए। माजिद का ख्याल था कि उन्होंने यहाँ घात लगाकर गलती की है। इन्हें करीबन 1 मील पीछे घात लगानी चाहिए थी, जहाँ से दोराहा फूटता था। फ़ैरोज़ तड़क कर बोला, मगर वहाँ कौन सी जगह थी छुपने वाली? खुले मैदान में बैठते तो अब तक धर लिए गए होते। इससे पहले कि फ़ैरोज़ और माजिद का ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता, एक आवाज़ ने सबको चौंकाया। एक घोड़े की हिनहिनाहट थी और हमारे अकब से उभरी थी। फिर एक साथ ऐसी कई और आवाज़ें उभरी। मेरा ख्याल है ये हुक्म जी के गार्ड थे। फ़ैरोज़ ने सिरसिराती आवाज़ में कहा,
राइफलें छुपा दो। इसहाक ने फ़ौरन तजवीज़ पेश की और अपनी राइफ़ल खुश्क पत्तों के एक ढेर में गुज़ेर दी। फ़ैरोज़ और मैंने भी इसकी तकलीद की। माजिद की राइफ़ल पहले ही जंगली घास में पड़ी थी और तारीकी के सबब निगाहों से मुकम्मल तौर पर ओझल थी। हैंड ग्रेनेड्स और गोलियों वाला थैला भी वहीं था। हम 4 पहियों वाली खस्ता घोड़ा गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। अंदाज़ ऐसा ही था जैसे घोड़ा गाड़ी को काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश में लगे हों। चंद ही सेकंड्स बाद 14-15 घुड़सवार मुहाफिज मौके पर आन पहुँचे। ये सब बावर्दी और मुसल्ले थे। कौन हो तुम? एक फरबा जिस्म के शराबी घुड़सवार ने बारूब लहजे में पूछा। ठाकुर केदारनाथ के मुलाजिम है जी, इस गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। फ़ैरोज़ ने पता नहीं किस ठाकुर का नाम लिया था कि गार्ड के कड़े तेवर ज़रा नरमी इख्तियार कर गए। ये किसकी गाड़ी है? इंचार्ज गार्ड ने शराबी लहजे में पूछा। ठाकुर साहब के एक दोस्त किशोरी लाल जी की थी। अरसे से यहाँ ख़राब पड़ी है जी, हमने इनसे मांग ली है, सुबह से इसे ठीक कर रहे हैं। अब अंधेरा हो गया है, अब कल आवेंगे, फ़ैरोज़ ने मस्कीन लबो लहजे में कहा। अंदाज़ा हुआ कि फरबा अंदाम शराबी इंचार्ज फ़ैरोज़ के जवाब से काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया है। वो अपने साथ 8 साथियों के हमरा आगे बढ़ गया। बाकी 5-6 मुहाफिज वहीं मौजूद रहे और अपने घोड़ों को एक बारशी घड़े से पानी पिलाने लगे। एक दराज कद गार्ड यूं ही घूम फिर कर 4 पहियों वाली मुरम्मत तलब घोड़ा गाड़ी का जायज़ा लेने लगा। इसके हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी वो बेपरवाही से गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों पर डाल रहा था। गाड़ी पर लगी हुई एक जंग आलूद प्लेट देखकर वो चौंका। इसने टॉर्च को रोशन दायरा प्लेट पर मरकूज किया। फिर फ़ैरोज़ से मुखातिब होकर बोला, तुम कैसी कहवत हो कि ये ठाकुर केदारनाथ के दोस्त की गाड़ी है? यही वक्त था जब एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, यहाँ गड़बड़ है जी, मैंने इसे पहचान लिया है, ये फ़ैरोज़ है जी, हुक्म जी का मुलाजिम। इसके साथ ही चिल्लाने वाले ने अपनी टॉर्च का रोशन दायरा फ़ैरोज़ के चेहरे पर मरकूज किया। दराज कद गार्ड भी ठटक गया। इसके साथ ही 3-4 राइफलें हमारी तरफ उठ गईं। इनमें दराज कद गार्ड की अपनी राइफल भी शामिल थी। वो बाकी गार्ड्स में से सीनियर लगता था। वो 2 कदम पीछे हटा और अपनी जदीद राइफल को हरकत देते हुए बोला, खबरदार अपने हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी करो। फ़ैरोज़ और माजिद ने हाथ ऊपर उठा दिए। चंद लम्हे बाद मैंने और इसहाक ने भी तकलीद की। कम से कम 3 टॉर्चों के रोशन दायरे हमारे चेहरों पर पड़ रहे थे। गार्ड की उंगलियां राइफलों के ट्रिगर्स पर थीं। इस शदीद तनाव की कैफियत में किसी लम्हे भी कुछ हो सकता था और मुझे पता था कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। हमारे दरमियान तय था कि फंस जाने की सूरत में हम गिरफ्तारी नहीं देंगे और फ़िलहाल हम फंस गए थे। ज़मीन पर लेट जाओ औंधे, जल्दी करो। दराज कद गार्ड धाड़ा। पहले माजिद लेटा, फिर फ़ैरोज़ और आखिर में मैं और इसहाक। हमने अपने हाथ दोनों तरफ फैला लिए थे। लेटते हुए मैं थोड़ा सा बाएं तरफ हो गया। ऐसा करने से मैं अपनी इस राइफल के करीब तर हो गया जो खुश्क पत्तों के ढेर के नीचे छुपी हुई थी। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि मेरा हाथ राइफल के करीब ऊपर था। मेरे लिए एक सुनहरी मौका था कि मैं राइफल उठाऊं और कुछ कर गुजरूं। ऐसा काम करने के लिए जिस किस्म की हिम्मत दरकार थी वो आज मैं अपने अंदर मौजूद पा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं ये कर गुजरूंगा और अगर न कर सका तो क्या होगा? वही कुछ होगा जिसके लिए मैं पहले से तैयार था। तख्ती या तख्ता। मैंने जर्द नरम पत्तों के नीचे राइफल की सख्ती को महसूस किया। दराज कद गार्ड गालियां बक रहा था। वो राइफल सौंपते हुए आगे बढ़ा। गालबन वो हमारी जामे तलाशी लेना चाहता था। इसे खदशा था कि हमारे लिबास में कोई हथियार वगैरह होगा। इसे मालूम नहीं था कि मुझे औंधा लेटने का हुक्म देकर वो खुद मुझे मेरे हथियार के करीब पहुंचा चुका है। वो सामने की तरफ से आ रहा था। अभी वो मुझसे 5-6 कदम दूर था कि मैंने पत्तों के ढेर में छुपी हुई राइफल निकाली। इसका सेफ्टी केज पहले से हटा हुआ था। मैंने राइफल सीधी की। एक लहजे के लिए दराज कद गार्ड पत्थर का बुत बना खड़ा रह गया। राइफल ने धमाके से शोला उगला। गोली दराज कद गार्ड के सीने पर कहीं लगी। वो उछल कर कांटेदार झाड़ियों में गिरा। मैंने दोबारा दूसरा फायर किया, इस शख्स पर किया जो पीछे हटते हुए अपनी बेकाल राइफल सीधी कर रहा था। मेरा पहला फायर खाली गया। मद्दे मुकाबिल ने गोली चलाई जो मेरे सर के बालों को छूती हुई अकब में दरख्त के तने पर लगी। मैंने तीसरी बार ट्रिगर दबाया। इस मरतबा गोली ने मद्दे मुकाबिल को जख्मी किया। वो पेट पकड़ कर झुकता चला गया। इसकी कराह दर्दनाक थी। इसी असना में इसहाक और माजिद और फ़ैरोज़ भी पत्तों में से राइफलें बरामद कर चुके थे। माजिद को तो फायर करने का मौका ही नहीं मिला, इससे पहले कि वह राइफल को पूरी तरह अपने हाथों में ले सकता। 12 बोर की एक गोली इसके जबड़े और सर को चीरती हुई निकल गई। ताहम मैं, इसहाक और फ़ैरोज़ दरख्तों के पीछे पनाह लेने में कामयाब हो गए। गार्ड्स भी मुख्तलिफ दरख्तों के अकब में पनाह ले चुके थे। इनमें से 2 ने खस्ता हाल घोड़ा गाड़ी के पीछे पोजीशन ली थी। करीबन 1 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई। धमाकों से जंगल गूंज उठा। तारीकी में हर तरफ शोले लपकते नजर आए। ये शोले मखसूस आवाज़ों के साथ दरख्तों के तनों में पैवस्त रहे थे और शाखों से टकरा रहे थे। मैं एक तनावर दरख्त की ओट में था। मैं लड़ाई के दाव पेच से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की हैजानी कैफियत मुझे रास्ता दिखा रही थी।
मैंने तनावर दरख्त की ओर छोड़ दी और तेज़ी से भागकर बारिशी गड्ढे में कूद गया। ऐसा करने से मैं इन 2 अफराद को टारगेट बनाने में कामयाब हो गया जो घोड़ा गाड़ी के अकब से गोली चला रहे थे। मेरी फायरिंग से इनमें से एक शदीद जख्मी होकर गिरा और दूसरा पसपा होकर तारीकी में ओझल हो गया। शाबाश महरूज, फेरोज की पुरजोश आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इसी दौरान में इसहाक भी अपनी पोजीशन तब्दील करके कुछ आगे जा चुका था। इसकी राइफल ब्रेस्ट पर सेट थी। इसके चलाए हुए 2-3 ब्रेस्ट ने गार्ड में खलबली मचा दी। हमने इन्हें तारीकी में भागते हुए देखा। इनको भागते देखकर हमारे हौसले हवा हुए। मारो हरामजादों को इसहाक की ललकारती हुई आवाज़ तारीकी में गूंजी। हमने अपनी पोजीशन छोड़कर जॉर्ज गोरा के रखवालों पर गोलियां चलाईं। इस फायरिंग से एक और गार्ड निशाना बना, बाकी तारीकी में ओझल हो गए। बारिशी गड्ढे में कूदने से मैं सीने तक भीग गया था। मेरे गड्ढे के पास ही एक गार्ड की टॉर्च पड़ी नजर आई। मैंने टॉर्च उठाकर रोशन की। हमारा साथी माजिद अपना अहद निभा चुका था। वो पहलू के बल कच्ची जमीन पर पड़ा था। इसके सर के आसपास खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। इसहाक ने घुटनों के बल बैठकर अपने साथी का माथा चूमा और गलोगीर आवाज में बोला, घबरा मत, आज हम जॉर्ज को मार देंगे या खुद भी तेरे पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।